जुबां कहते हैं हिंदी आप जिसको, फकत भाषा नहीं पहचान भी है। निसंदेह हिंदी आज विश्व फलक पर अपने संपूर्ण गौरव के साथ सुशोभित है। हिंदी की भाषा और साहित्य विषयक ये यात्रा एक साधना सदृश है। इसमें अनेक साहित्य ऋषियों की अनवरत आहूतियां हैं। हिंदी को साहित्य ही नहीं वरन भाषा के स्तर पर सुदृढ़ बनाने में द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग भारतेंदु युगीन साहित्य का विकसित और अगला चरण है। यहाँ पुरानी कविता की कुछ परंपरागत और अप्रासंगिक हो चुकी प्रवृत्तियां कमजोर होती हुई तथा नवीन सामाजिक दबाव के परिणाम स्वरूप कुछ नई प्रवृत्तियां जुड़ती हुई लक्षित होती हैं। सरस्वती पत्रिका का आरंभ सन 1899 में हुआ। सन 1903 में इस पत्रिका के संपादन का भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण किया। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने साहित्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी प्रेरणा से गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली बनी और भाषा का परिष्कृत और परिमार्जित रूप सामने आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की विलक्षणता की चर्चा करते हुए साहित्यकार रामजी प्रसाद भैरव। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान हमारे हिंदी साहित्य में इतना बड़ा है कि सदियों बाद भी उन्हें याद किया जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नहीं बल्कि उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान को लेकर के 1903 में जब उस सरस्वती पत्रिका के संपादक बनाए गए तो उन्होंने रेलवे की नौकरी को छोड़ दिया और रेलवे की नौकरी भी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 200 रुपए माहवार की नौकरी बड़ी नौकरी कही जाती थी और 25 रुपए महीने की नौकरी सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में स्वीकार किया। ये बड़ी बात थी उस जमाने के हिसाब से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 वर्षों का लगभग संपादन सरस्वती पत्रिका का एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने तत्कालीन जो लेखक थे उस दौर के उनको भाषा की दृष्टि से बड़ी सजगता पूर्वक चेताया। इस बात के पक्षधर थे वो कि सहज शब्दों का प्रयोग हो, आम पाठक उसको आसानी से पढ़ सके। मतलब ये कहा जाए कि खड़ी बोली की जो रचनाएं आई उस दौरान द्विवेदी जी के संपादन के काल में, वो रचनाएं धीरे धीरे इतनी प्रौढ़ और सजगता पूर्ण आई कि आज भी उस युग को, उनके योगदान को जाना जाता है। इस प्रकार भारतेंदु युग के साहित्य में यदि हम हिंदी नवजागरण की पहली मंजिल को देखते हैं तो द्विवेदी युग में हम उसकी दूसरी मंजिल को पहचान सकते हैं। जन जीवन के यथार्थ के प्रति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति जो जागरूकता हमें भारतेंदु युग के रचनाकारों में दिखाई पड़ती है, द्विवेदी युग में वो और भी विकसित होती है और उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। इस युग में ऐसे कवियों की एक पूरी पंक्ति हमारे सामने आती है जो राष्ट्रीय आंदोलन तथा जनता के जीवन से सीधे प्रेरणा लेते हुए अपनी रचना में मुक्तिकामी राष्ट्र तथा जाति की आकांक्षाओं एवं संघर्षों को चित्रित करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे जिन्होंने आधुनिक भाषा और साहित्य की प्रस्तावना प्रस्तुत की, उसके लिए जमीन तैयार की और साथ ही उन्होंने साहित्य और कविता के लिए अनेक सूत्र दिए जिनके सहारे आगे के साहित्य का विकास हुआ। द्विवेदी जी ने कविता पर गहन चिंतन भी किया और स्वयं पर्याप्त और अपने समय के हिसाब से अच्छी कविताएं लिखी। आचार्य द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्होंने गद्य कविता की प्रस्तावना प्रस्तुत की। उनके कविता संबंधी विचार उनके 2 लेखों कवि कर्तव्य और कवि और कविता में व्यक्त हुए हैं। भारतीय पुनर्जागरण और हिंदी खड़ी बोली के विकास के आरंभिक दिनों में आचार्य द्विवेदी ने कविता की अंतर्वस्तु, भाषा, छंद, शिल्प के विविध रूपों, अनुवाद, आलोचना आदि पर जो विचार प्रस्तुत किए और अपनी कविताओं के माध्यम से
जो उदाहरण प्रस्तुत किए उनसे आगे की कविता की जमीन तैयार हुई और उनके सूत्रों के सहारे भविष्य की कविता ने अपना रास्ता तय किया। आचार्य द्विवेदी के महत्व पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र कहते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक समाज वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे, नव जागरण के प्रणेता थे और इसके साथ ही साथ 1903 में उन्होंने सरस्वती का संपादन अपने हाथ में लिया। चाहे पराड़कर जी हो, चाहे निराला जी हो, चाहे उस युग के तमाम बड़े बड़े रचनाकार हैं, सबने मुक्त कंठ से कहा कि हमने तो हिंदी सीखी सरस्वती से। तो माने कहने का यह है कि उन्होंने भाषा के विकास में अपना योगदान किया, खड़ी बोली को इस लायक बनाया कि वह गंभीर से गंभीर विषयों को अपने द्वारा अभिव्यक्त कर सके। अगर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को वह स्वरूप न दिया होता तो आगे चल करके जयशंकर प्रसाद, निराला या दूसरे बड़े बड़े कवि ही नहीं बल्कि तमाम विषयों के जो विद्वान हुए वह अपने अपने ग्रंथों की रचना न कर पाते। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण काव्य प्रेमी होने के साथ ही कवि भी थे और कनक लता नाम से कविता लिखते थे। गुप्त जी ने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके शुभेच्छु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने लगातार सरस्वती में इनकी रचनाएं प्रकाशित करके इन्हें यशस्वी बनाया। मुख्य रूप से ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि थे। गुप्त जी की मुख्य देन खड़ी बोली को काव्योचित संस्कार देने में है। खड़ी बोली की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाकर गुप्त जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक सजग, संवेदनशील एवं उत्साही व्यक्ति थे और आरंभ से ही देश की दशा व दिशा के प्रति जागरूक थे। उन्होंने प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर का संपादन किया। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में उन्होंने देश प्रेम के लिए आत्मोत्सर्ग और आत्म बलिदान की प्रेरणा तो दी ही, फूल की एक नई सार्थकता और नई अर्थवत्ता सिद्ध की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौपर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना धर्मिता पर कवि व्योमेश शुक्ल कहते हैं, द्विवेदी युग हमें प्रेमचंद के जन सरोकारों तक पहुंचाता है। वहीं कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जैसी अनूठी शख्सियत से भी हमारा साक्षात्कार होता है। भाषा की सरलता का जो आदर्श स्वातंत्र्य कामी व्यक्ति के मन में निश्चित था, उसको कविता की भाषा बनाने का काम द्विवेदी युग के सभी कवियों ने किया। एजरा पाउंड ने कहा है कि कवि एक सार्थक बिंब के जरिए भी अपनी कविता की नागरिकता का शुल्क अदा कर सकता है। हिंदी साहित्य की प्रतिस्थापना में द्विवेदी युग के अप्रतिम योगदान की चर्चा करते हुए वरिष्ठ समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह, द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को प्रारंभ किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा भाषा का परिष्कार करना। इसीलिए इस काल को कुछ लोगों ने भाषा परिवर्तन का काल कहा है। पहले रचनाएं श्रृंगारिक कविताएं थी, कुछ समस्यापूर्ण की रचनाएं करती थी, लेकिन द्विवेदी जी ने स्वयं एक जगह कहा भी है कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत पशु, बूंद से लेकर के समुद्र पर्यंत जल और लघु से लेकर के विराट तक कविता लिखी जा सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग का मूल्यांकन किए बिना हम हिंदी साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं,
भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ज़बां कहते हैं हिंदी आप जिसको। आलेख प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी अनूप। वाचन स्वर सना सलीम और अरुण पांडेय। प्रस्तुति सहयोग अरविंद गुप्ता। संयोजन राजेश कुमार गौतम। प्रस्तुति अरुण पांडेय, आकाशवाणी वाराणसी। इस वर्ष की साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची में 6 उपन्यास, 7 काव्य संग्रह और 2 कथा संग्रह हैं, कुछ अन्य विधाओं के अलावा। उत्सुकता किसी को ये जानने की हो सकती है कि क्या साहित्यिक विधाओं में भी आपस में प्रतिस्पर्धा होती है? ये तो एक अलग ही चर्चा का मुद्दा है, लेकिन हाँ, ऐसा तो लगता है कि आम पाठकों के लिए कहानी या लघु कथा एक सुविधाजनक सरल माध्यम होती होगी। आज मिलाते हैं अकादमी द्वारा पुरस्कृत जाने माने पंजाबी कथाकार सुखजीत से। मन में प्रश्न उठता है, क्या आप आयन घोष हैं? बात करते हैं आपकी किताब मैं आयन घोष नहीं हूं, तो आप ये बताएं कि आयन घोष पात्र का मर्म क्या है? मुझे याद आया कि मर्म के जो कोशागत अर्थ हैं वो ये हैं कि शरीर का वो अंग जिसको हानि पहुंचने से मनुष्य की मौत हो जाए। मर्म के अर्थ ये हैं कोश में, और वो दिल, दिमाग और गुर्दा। और दूसरे अर्थ हैं रहस्य, भेद। और रहस्य में, भेद में वेदना भी आती है और बहुत कुछ आता है। अब आयन घोष जो है वो मुझे क्यों परेशान करता था, क्यों खींचता था? ये जो महाभारत है उसका पात्र है आयन घोष, लेकिन इसका जिक्र बहुत कम हुआ। इतना अहम पात्र, इसका जिक्र नहीं होता था कभी भी। मैंने हिंदू इतिहास कोश में इसका जिक्र देखा, महाभारत में बहुत बहुत कम जिक्र है। फिर मैंने अमृता प्रीतम जी की एक पुस्तक है प्रतीक विज्ञान, उसमें आयन घोष का जिक्र देखा। एक बार फिर क्या हुआ, जब मैं ये पात्र लिखने लगा इसके बारे में, कहानी आई, तो एक फिल्म आई थी लगान। उसमें वो जब गाना है ना कि राधा क्यों ना जले, उसमें वो नायक जो है वो कहता है कि वो बेचारा ऐनी, वो जो ऐनी है वो भी आयन घोष है। वो बेचारा ऐनी जब हुआ वो तब मेरे को नौक किया यहाँ पर, इसके बारे में तो बात की जाए। ये तो बहुत बड़ा प्रेमी है, त्यागी है प्रेम में। तो मैंने उसको चयन किया जब, तो एक प्रेमी के रूप में किया था। अब आयन घोष जो है वो है राधा का पति, कृष्ण जी और राधा का प्रेम है। और आयन घोष कहीं भी विरोध अपना दर्ज नहीं करवाता, कुछ नहीं, वो राधा से खामोश चुपचाप मोहब्बत करता है। तो मैंने उसको बड़ा समझ करके, यार ये बहुत बड़ी बात है, उसको क्या कि इसके ऊपर एक कहानी लिखूं मैं जी। तो अब उसका यही मर्म जानने के लिए मैंने ये कहानी लिखी कि रहस्य क्या है, भेद क्या है, कि आदमी को कभी ऐसे गुस्सा नहीं आता, ये नहीं। अब हुआ क्या, मैं पंजाबी हूं, गांव में रहता हूं, तो जो मैंने अपना नायक लिया आयन घोष के जो मेटाफर दिखाने के लिए, जो मेरा पात्र था वो गांव का था, पढ़ा लिखा जरूर था लेकिन जट था, जिसका ये तो होता ही ना, जमीन है, ये है, उसके ऊपर कब्जा रखने की एक उसका एक स्वभाव है। ये अच्छा बुरा नहीं, उसका स्वभाव है। अब जो ये पंजाब का जो एक स्याह दौर चला था जी, तो उसमें प्रिंसिपल सन सिंह सेखों से किसी ने पूछा कि सेखों साहब, ये दोनों तरफ वो जो खाड़कू हैं और उधर पुलिस वाले जी, ये दोनों तरफ ये जट लड़के हैं जी, जट्टों के बेटे हैं, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, ये बात क्या है? सेखों साहब ने कहा कि ऐसा है, जो जट है ना ये अपने आप को यहाँ के मालिक समझते हैं जी, तो ये मालकी की लड़ाई है। तो वो ही जट पात्र मैंने ले लिया आयन घोष का मर्म दिखाने के लिए कि
वो बहुत शरीफ बनकर मोहब्बत निभाएगा जी। और वो लगा अपनी उससे जिससे मोहब्बत करता था, उसने मिथ लिया मेरे पात्र ने कि मैं ये जो भी करे, कहीं भी जाए, तो उसकी पत्नी भी बन जाती है वो कहानी में जी। तो कहीं भी जाए मैं इसको टोकूंगा नहीं। उसके सर के पास वो जहां पीएचडी कर रही है, उसकी पत्नी उसको छोड़कर भी आता है, बाहर से वापस आ जाता है, कुछ नहीं कहता जी। लेकिन अब हुआ क्या मेरे साथ, जो वैसे तो नहीं होता, कि 2 बार हुआ है। जैसे वो पहले भी एक कहानी में हुआ था कि मैंने वो लड़की दिखाई थी, अब मैं एंजॉय करती हूं मैं कि उसको मैं बहुत दुखियारी बेचारी, वो कुचली हुई, रेप हुआ उसके दुख बयान करने हैं। तो मैंने पूरा उसका एक खाका तैयार किया हुआ था। अभी कहानी जब शुरू हुई तो वो पहले ही दृश्य में समझ गए कि वो मेरे सामने उठ के खड़ी होगी कि मैं तो ये नहीं बनूंगी, मैं तो ऐसे, अब इसने मेरे साथ ऐसे रेप किया है तो अब मैं रेप करूंगी सभी के साथ। और वो मेरी कहानी में करती है। मेरा उसमें है ही ये था कि जो सत्ता है जी। वो मर्द हो औरत हो, जिसके पास सत्ता है वो रेप करेगा। रेप यही नहीं होता जो हम औरत मर्द का करते हैं जी। बड़े बड़े देश जो हैं दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं। खैर, ऐसे ये आयन घोष वाला जो मेरा पात्र था, उसका नायक, वो भी वो बगावत कर गया कि भाई मैं तो ऐसे नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ जाती, उसकी बातें मेरे साथ आकर करती है, बैठ के उसकी सिफ्त करती है, मैं नहीं सुन पाऊंगा। वो नहीं सुन पाता। वो कहता भी है कि तब मेरे पर मोहब्बत में महान बनने का भूत सवार था। मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत में ऐसे महान बनना झुड्डू बनना होता है जी। और इसलिए फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो जो जो करता है अपनी पत्नी के साथ और कहता है कि मैं आयन घोष नहीं हूं। तो आयन घोष का जो मर्म मैं शुरू किया था कहानी लिखने में कि इसके अंदर की बात मैं बताऊंगा, तो आज के जमाने में जो सुखजीत कहानीकार है उसने फिर वही रास्ता चुना, नायक ने चुना या सुखजीत ने चुना कि मोहब्बत में जो है ना, वो अमृता जी की बात सच है कि अपने महबूब है ना, उसके ऊपर माँ के दूध जितना हक होता है, अधिकार होता है। सूर्य का जे कर्म नहीं है, धूप किसी को दे, जरखेज किसी को करे। तो सुखजीत तो बस ऐसा ही था, इसलिए चलिए, छोटी सी मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आयन घोष नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी कथा संग्रह के लेखक सुखजीत के साथ बातचीत के अंश आपने सुने। स्वरांश सौजन्य सोहन कुमार, आकाशवाणी जालंधर। पंजाबी साहित्य का जिक्र हुआ। पत्रिका की विनम्र श्रद्धांजलि जाने माने लेखक पत्रकार देशराज काली को इसी सप्ताह चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया। पिछले दिनों साहित्य जगत को एक और गहरी क्षति पहुंची। प्रख्यात मराठी कवि और गीतकार नामदेव धोंडो महानोर ने पुणे में अपनी अंतिम सांस ली। 1991 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। उनके कृतित्व के कुछ बिंदुओं को याद करते हुए मराठी साहित्यकार लक्ष्मी कमल गेडाम। सबसे पहले तो मैं प्राकृतिक के कवि रचनाकार नादो महानोर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। वैसे वो शरीर से अपने को छोड़कर चले गए, मगर वो उसकी रचनाओं के द्वारा और उनके स्वभाव के कारण उनके जो रसिक जन है, उनके चाहते, उन सबके दिलों में वो राज कर रहे अभी भी। उनकी तो बहुत सारी पंक्तियां हैं दिल को छूने वाली, मगर कुछ बोले तो वो जांभूळ पिकल्या झाडा खाली, ढोल कुणाचा वाजाची, जैत रे जैत पिक्चर की वो जो फिल्म डॉक्टर जब्बार पटेल ने बनाई, जब्बार पटेल ने बनाई, तो वो है दिल को छू लेने वाली। और एक ही बात नहीं,
न भऊ तरु आलं, चिंब पावसानी ओलं, ये एक है। और उनकी ऐसी सारी रचनाएं थी कि और रचनाएं निसर्ग प्रकृति के ऊपर तो उनकी रहती थी। रान, वन, जंगल, झाड़ी, मिट्टी, झरने, पानी, ये सब बातों से रहती ही, मगर उनकी हर एक में आदमी, मानव जात और निसर्ग प्रकृति से उनका जुड़ा हुआ एक नाता। और इस पे वो गीत बनाते बनाते, रचनाएं करते करते उसमें हल्का सा टच, ऐसा एक श्रृंगारिक टच आ जाता था उसको, जिसे वो अपन भड़क श्रृंगार नहीं बोलेंगे, शालीन श्रृंगार, कुलीन श्रृंगार। हाँ, शालीनता एक, वो श्रृंगार में भी जैसी खानदानी कोई स्त्री रहती, वो अलग ही उसकी ये पड़ती, ऐसी उनकी कविता थी। तो इनकी भी बहुत सारी ऐसी कविता है, जैसे मराठी में चारोळी बोलते, 4 पंक्ति वाली, वैसे भी है। तो ऐसी गीत बनते बनते, रचनाएं बनते बनते वो हल्की सी वो वैसी हो जाती थी। तो इसके बारे में उनकी एक मैं 4 पंक्ति उनकी मराठी में ही है, वो बताना चाहूंगी। डोळे थकून थकून गेले, डोळे थकून थकून गेले, पाखरासारखा येऊन जा, डोळे थकून थकून गेले, पाखरासारखा येऊन जा, रान भलतच भरात आलं, रान भलतच भरात जरा, पिकात धुडघूस घालून जा। ये द्वयर्थी हो सकती है ये, ऐसी कुछ रचनाएं है। उनका जो जन्म जिस गांव में हुआ, पळसखेड़, तो वो उसके आजू बाजू में, वो तो छोटा गांव था मगर उसके आजू बाजू में, गांव छोटा मगर वहां पे 18 पगड़ जाति वाले लोग बोलते, वो वहां पे थे। मराठवाड़ा, खानदेशी, अब नगर शहर में जाने वाले तो वहां की कुछ बोली, तो ऐसे बहुत सारी भाषाओं का उसमें, बोली का उसमें ऐसी ग्रामीण बोली जैसा स्वाभाविक रीत्या वो उसमें ये हो जाता था। तो वो तो उनकी मुंह बोली हो गई ना उनकी, तो वो सब बोली उनकी उसमें आती थी और उसी से उनकी रचना भी बनती थी। तो उदाहरण के तौर पे दिया जाए तो वो एक उनका जाना माना गीत हो, जांभूळ पिकला झाडा खाली, या मी रात टाकली, हाँ, वो भी है, मी रात टाकली, मी कात टाकली। हाँ, तो ऐसे बहुत ऐसे है। हम ये चाहेंगे कि एक और उनके जीवन का पहलू है कि वो इंसान कैसे थे, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिला ऐसे, तो ये हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2-4 बार उनको नजीक से मिलने का मौका मिला। सभा, सम्मेलन, व्यासपीठ उधर तो मिलते ही थे। जलगांव के घर में उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था तो उन्होंने बुलाया। तो इतने बड़े पद्म पुरस्कार प्राप्त, कृषि भूषण पुरस्कार प्राप्त और अकादमी पुरस्कार प्राप्त, जनस्थान पुरस्कार प्राप्त, इतने बड़े कवि और लोगों के दिलों पे राज करने वाले, ऐसे होते हुए भी उनका वो मिट्टी से उनके पांव जुड़े हुए थे। वैसे तो ऊंचाई गगन से मिलने वाली थी, फिर भी मिट्टी से वो नाता उसने तोड़ा नहीं। आखिरी तक वो अपना पळसखेड़ा, वो जो गांव है उनका, वहां पे रहे, वहीं पे भी उनका प्रोग्राम था। और वहां उन्होंने ऐसा बरड़ जैसा, जहाँ पानी नहीं, ऐसे जमीन पे, वैसे वो खेत मजूर के लड़के, उन्होंने वो वहां पे यानी वनरानी वहां पे खड़ी कर दी, धनलक्ष्मी खड़ी कर दी। तो उन्होंने वहां पे कौन सा पिक लेना चाहिए ये भी उनकी सोचो। तो सीताफल, यानी हम हाँ, हिंदी में जिसको शरीफा बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ये सब उसके वहां पे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, लहलहाती बाग बनाए। और उनके हमारे यहाँ एक पिटारा आया था उनके, वो आप क्या शरीफ क्या बोलते उसको, सीताफल का, तो उसको उन्होंने लता मंगेशकर जी का नाम दिया था, तो लता बोलते थे उसको। और मैंने तो पहली बार वो जब पिटारा खुला और देखा वो फल, तो पहली मैं तो अचंभे में खूब रही कि इतना बड़ा और छोटे छोटे बीज और सफेद सफेद मगज वाला, इतना अच्छा, आंवले भी बहुत अच्छे। ऐसे वो खेती से बहुत उसका लगाव था। समय का यह पड़ाव साहित्य धारा कुछ दिग्गज शख्सियतों की जीवन तिथियां समाहित किए हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, मुल्कराज आनंद, राजेंद्र सिंह बेदी, जिगर मुरादाबादी और डॉक्टर राही मासूम रजा ने शब्दों लफ्जों के जो रंग भरे, उनसे हमारा साहित्य विश्व अनन्य रूप से समृद्ध हुआ है। इस अतुलनीय योगदान को पत्रिका का नमन।
मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।